Hello everyone, welcome back to Juris Legal Chambers. I am Vansh Nagpal and in today's session we'll discuss the court-martials in detail. So court-martial refers to the trial in military court. जब भी किसी आर्म फोर्स के मेंबर को किसी मिलिट्री लॉ को वायलेट करने के लिए या किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए ट्राई किया जा रहा होता है मिलिट्री कोर्ट में, तो ऐसे ट्रायल को हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं. आर्म फोर्सेज इंक्लूड्स ऑल थ्री आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. आज के इस सेशन में हम डिटेल में ही समझेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट मार्शल्स इन इंडिया. कोर्ट मार्शल में मैक्सिमम पनिशमेंट्स कितनी दी जा सकती है, कोर्ट मार्शल में अपील कैसे करी जाती है और कोर्ट मार्शल इंडिया के अंदर कैसे ऑपरेट करता है. We'll also understand important observations of Honorable Supreme Court of India. So let's begin the session. Let's begin with the types of court martial. ऑफेंस की सिवियरिटी और उसके नेचर को देखते हुए कोर्ट मार्शल को टोटल 4 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है. फर्स्ट वन इज जनरल कोर्ट मार्शल GCM, सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल DCM, थर्ड वन इज समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM एंड फोर्थ वन इज समरी कोर्ट मार्शल SCM. इन चारों को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस टेबल को समझते हैं. सबसे पहले सिवियरिटी की अगर रैंक की बात करें, सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म मानी जाती है जनरल कोर्ट मार्शल में और सबसे कम सीवियर फॉर्म होती है समरी कोर्ट मार्शल में. अनलाइक द रेगुलर कोर्ट्स जहां पे एक्यूज के गिल्ट को जजेस डिसाइड करते हैं, कोर्ट मार्शल के केस में पैनल के मेंबर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक्यूज गिल्टी है या नहीं. यहाँ पे जनरल कोर्ट मार्शल में पैनल के अंदर मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल और समरी जनरल कोर्ट मार्शल में पैनल के अंदर मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं और समरी कोर्ट मार्शल में पैनल में एक ही मेंबर होता है विच इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट एक्यूज्ड. यहाँ पे पैनल का मेंबर बनने के लिए टोटल 3 क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है मेंबर्स के अंदर. फर्स्ट, एज क्राइटेरिया, जहां पे मिनिमम एज सारे मेंबर्स के 21 इयर्स होनी चाहिए. सेकेंड इज रैंक क्राइटेरिया, यहाँ पे सबकी रैंक मिनिमम लेफ्टिनेंट की होनी चाहिए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए पैनल मेंबर बनने के लिए. एंड थर्ड वन इज नॉलेज क्राइटेरिया, सबके पास यहाँ पे स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड ताकि वो यहाँ पे अपना सही डिसीजन दे पाए. अगर कभी भी इवन नंबर ऑफ पैनल मेंबर्स होते हैं तो उस केस के अंदर जैसे मान लीजिए 6 मेंबर्स हैं, 3 ने बोला कि एक्यूज गिल्टी है, 3 ने बोला कि एक्यूज नॉट गिल्टी है, तो ऐसे केस में हमेशा डिसीजन एक्यूज के फेवर में जाएगा, उसे नॉट गिल्टी बोला जाएगा. जूरी मेंबर्स से भी काफी बार पैनल मेंबर्स को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं. जूरी मेंबर्स अलग होते हैं, पैनल मेंबर्स अलग होते हैं. कोर्ट मार्शल में पैनल मेंबर्स होते हैं, जूरी मेंबर्स इंडिया के अंदर अब नहीं होते, जूरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था. जूरी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कौन कौन सी कंट्रीज में आज के डेट में ऑपरेट कर रहा है और इंडिया में क्यों अबॉलिश किया गया था, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं. अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, जस्ट एंश्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपने बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है, इससे आपको हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलते रहेगी. आइए ये समझते हैं कि इन कोर्ट मार्शल्स में क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है. जनरल कोर्ट मार्शल और समरी जनरल कोर्ट मार्शल के केस में किसी भी टाइप की पनिशमेंट एक्यूज को दी जा सकती है. ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल के केस में डेथ पेनल्टी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और 2 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट छोड़ के और कोई भी सजा दी जा सकती है. समरी कोर्ट मार्शल के केस के अंदर डेथ पेनल्टी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और 1 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट छोड़ के और कोई भी सजा दी जा सकती है. बट यहाँ पे सजाएं क्या क्या होती है. इंडियन पीनल कोड के अंदर हमने ये समझा था टोटल 5 टाइप्स की पनिशमेंट होती है. उसमें डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन. इन पांचों को हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. पर सेक्शन 71 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 में टोटल 12 टाइप की पनिशमेंट दी गई है जो कोर्ट मार्शल्स में दी जा सकती है. तो ये 12 टाइप की पनिशमेंट्स में डेथ पेनल्टी भी इंक्लूडेड होती है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ भी इंक्लूडेड होता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 इयर्स इसमें इंक्लूडेड होती है, डिसमिसल ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड होती है. यहाँ पे फॉरफीचर ऑफ सीनियरिटी ऑफ रैंक, फॉरफीचर ऑफ पेइंग अलाउंसेस, फॉरफीचर ऑफ पेंशन, ऐसी टोटल 12 ऑफेंसेस है, 12 पनिशमेंट्स है जो यहाँ पे इंक्लूडेड होती है. इन 12 पनिशमेंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इन्हें भी देख सकते हैं. जनरल कोर्ट मार्शल या फिर समरी जनरल कोर्ट मार्शल के केस में जब भी किसी एक्यूज को डेथ पेनल्टी की सजा दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाती है, तो ऐसे केस के अंदर डेथ पेनल्टी सिर्फ तभी कंफर्म करी जा सकती है जब जनरल कोर्ट मार्शल के केस के अंदर 2/3 पैनल मेंबर्स की उसमें सहमति मिल जाए. फॉर एग्जांपल अगर 6 मेंबर्स है पैनल के अंदर तो कम से कम 4 मेंबर्स इस बात पे अग्री करें कि एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए. और समरी जनरल कोर्ट मार्शल के केस के अंदर 100% मेंबर्स की सहमति उसमें लेनी जरूरी होती है, उसके बाद ही एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है. बाकी स्टैट्यूट्स के अंदर जैसे ये लिखा होता है, सिविलियन कोड्स के ऊपर ये मैंडेट होता है
कि जो मिनिमम या मैक्सिमम पनिशमेंट्स है स्टैट्यूट्स के अंदर, उसी के दायरे में रह के आपको पनिशमेंट देनी है। मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसी कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम पनिशमेंट्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पिनल कोड में अगर किसी ऑफेंस के लिए बोला हुआ है कि मिनिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो सिविलियन कोर्ट जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो 3 से 10 साल के बीच में ही इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकते हैं, बट कोर्ट मार्शल के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसे समझने के लिए केस को समझते हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इस केस के अंदर एपेलेंट ने अपने सुपीरियर ऑफिसर की कंप्लेंट करी थी। सुपीरियर ऑफिसर के किसी तरीके से वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने हायर ऑफिसर्स को इस बात की कंप्लेंट करी। सुपीरियर ऑफिसर ने समरी कोर्ट मार्शल के थ्रू उस एपेलेंट को 28 डेज की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। एक छोटे से सेल में हैंडकफ्स पहना के उस एपेलेंट को रखा गया था। वहां पे जब उस एपेलेंट के पास खाना भेजा गया तो एपेलेंट ने खाना खाने से मना कर दिया। जो भी वहां पे सुपीरियर ऑफिसर था उसने बोला कि ये ऑर्डर है कि आपको खाना खाना जरूरी है, तब उस टाइम पे एपेलेंट ने खाना खाने से मना कर दिया। उस केस में फिर दूसरी बार समरी कोर्ट मार्शल हुआ। यहाँ पे एपेलेंट की सर्विसेज को डिसमिस कर दिया गया इमीडिएट बेसिस पे। 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और सारे मॉनिटरी अलाउंसेस वापस ले लिए गए, फॉरफिट कर दिए गए एपेलेंट के। एपेलेंट ने यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील डाली। हाई कोर्ट ने अपील सुनने से मना कर दिया, ये कहकर कि कोर्ट मार्शल का डिस्क्रिप्शन होता है कि कितनी पनिशमेंट देनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में फिर एपेलेंट स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू गए अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा दैट द जुडिशियल रिव्यू जनरली स्पीकिंग इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ डिसीजन बट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। The question of the choice and the quantum of punishment is within the jurisdiction and discretion of court martial, but the sentence has to suit the offense and the offender. It should not be vindictive or unduly harsh. It should not be so disproportionate to the offense as to shock the conscience and amount in itself to conclusive evidence of bias. Here the punishment is so strikingly disproportionate as to call for and justify interference. It cannot be allowed to remain uncorrected in judicial review. इस चीज को कहते हुए कोर्ट ने यहाँ पे सभी मॉनेटरी सर्विसेज को, मॉनेटरी अलाउंसेस को रीइंस्टेट कर दिया था अपीलेंट के, और साथ में अपीलेंट को इमीडिएट बेसिस पे वापस फोर्स में ले लिया गया था, एडमिट कर लिया गया था। पर यहाँ पे जो 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की अपीलेंट ने सजा काटी थी उसके लिए कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। Moving on the last criteria of the differentiation of 4 types of court martial, the presence of judge advocate. जज एडवोकेट एक मिलिट्री पर्सोनल ही होता है, बट ही इज हियर बिकॉज ऑफ हिज लीगल नॉलेज। जज एडवोकेट की प्रेजेंस जनरल कोर्ट मार्शल के केस के अंदर कंपल्सरी होती है। मिनिमम 1 जज एडवोकेट की प्रेजेंस ऐसे केस में जरूरी होती है। समरी कोर्ट मार्शल के केस में जज एडवोकेट की प्रेजेंस कभी भी जरूरी नहीं होती, वहां पे कभी भी नहीं होते जज एडवोकेट। और बाकी दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल और समरी जनरल कोर्ट मार्शल के केस के अंदर जज एडवोकेट प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस एंड द नेचर ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे कभी भी जब एक कोर्ट मार्शल का डिसीजन आ जाता है तो उसमें रिव्यू एप्लीकेशन डाली जा सकती है जज एडवोकेट जनरल के सामने। जज एडवोकेट जनरल चाहे तो कोर्ट मार्शल के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो उसे बदल सकते हैं। दोबारा पैनल बैठता है और वहां पे फिर दोबारा डिसीजन लिया जाता है ये क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर कभी भी कोर्ट मार्शल के केस के अंदर जज एडवोकेट जनरल रिव्यू एप्लीकेशन को सुनने से मना कर दे तो ऐसे केस में अपील डाली जा सकती है बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल को 2007 में पास किया गया था बिल को, और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल उसके बाद से अपेलेट अथॉरिटीज बन चुके हैं आर्म फोर्सेस के लिए। तीनों ही आर्म फोर्सेस के अंदर जब भी कभी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है या फिर कभी भी कोई रॉन्गफुल कन्विक्शन होती है, उस केस के अंदर यहाँ पे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर अपील डाली जा सकती है, और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट मार्शल के जजमेंट को या तो चेंज कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से बदल सकते हैं। वहां पे कोर्ट मार्शल की जजमेंट को क्वॉश करने की पावर भी इनके पास होती है। As of date, there are total 9 armed forces tribunals in India. Armed forces tribunal comprises of a bench including 1 judicial member and 1 administrative member. Judicial member सिर्फ एक retired high court के जज बन सकते हैं, और यहाँ पे administrative member armed forces का सिर्फ कोई ऐसा member बन सकता है who has been the major general or above for a period of 3 years or more. तो सिर्फ ऐसे दोनों members ही यहाँ पे armed forces tribunal की bench में आ सकते हैं। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के डिसीजन में भी अगर कोई रिलीफ ना मिले तो ऐसे केस में सेकंड अपील हाई कोर्ट में डाली जा सकती है। हाई कोर्ट वहां पे ये डिसाइड करता है कि कोर्ट मार्शल का डिसीजन सही था या नहीं था। अगर वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता तो उस केस के अंदर अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली जा सकती है,
और उसके बाद भी अगर कोई भी जुडिशियल रिलीफ नहीं मिलता तो आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की पावर्स होती है कोर्ट मार्शल के डिसीजन को। अगर कभी भी किसी भी आर्मी पर्सोनल या फिर किसी भी मिलिट्री पर्सोनल को कोर्ट मार्शल ने कोई सजा दी है तो ऐसे केस के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऐसी सजा को खत्म कर दे या कम कर दे। पार्डन्स को हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एक सेशन के अंदर, आप ऊपर आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इन द केस ऑफ कोर्ट मार्शल। किसी भी एक्यूज के पास कोर्ट मार्शल के केस में टोटल 4 राइट्स होते हैं। फर्स्ट राइट इज टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर द चार्जेस फॉर विच ही इज बीइंग चार्ज्ड। जिन भी चार्जेस के लिए एक्यूज को चार्ज किया जा रहा है उन चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ऐसे एक्यूज को पता होनी चाहिए। सेकेंड राइट इज टू राइट टू स्टे साइलेंट। जब भी एक्यूज को कभी ये लग रहा होता है कि कोई बात अगर वो कहेगा और वो बात उसके अगेंस्ट जा सकती है तो ऐसे केस में एक्यूज के पास ये राइट है कि वो चुप रहे, अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ना दे। थर्ड राइट इज राइट टू चूज द अटर्नी और द डिफेंस काउंसिल। कभी भी अगर अपने डिफेंस काउंसिल को वो चुनना चाहे तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्यूज के पास राइट होता है कि वो अपनी मर्जी के डिफेंस काउंसिल को वहां पे लेकर आए जो उसे रिप्रेजेंट करे। एंड द फोर्थ राइट इज राइट अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। कभी भी किसी इंसान को अगर एक ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट कर लिया गया है या पहले ट्राई कर लिया गया है इन अ कोर्ट मार्शल तो दोबारा उसी इंसान को उसी सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं करा जा सकता कोर्ट मार्शल के अंदर। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट 1968 का ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस केस में कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात हुई थी। जनरली सीआरपीसी में ये बोला गया है कभी भी अगर कोई मिलिट्री पर्सोनल कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसे नॉर्मल सिविलियन कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ कोर्ट मार्शल में ही ट्राई किया जाएगा। पुलिस का सिर्फ ये काम होता है कि ऐसे इंसान को पकड़ के वापस आर्मी कोर्ट्स को दे दे। तो यहाँ पे इसकी एक एक्सेप्शन आई थी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कभी भी कोई मिलिट्री पर्सोनल किसी सिविलियन का या तो मर्डर करता है या किसी सिविलियन का रेप करता है या किसी सिविलियन का कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट करता है विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो ऐसे तीनों ही केसेस के अंदर उस मिलिट्री पर्सोनल को क्रिमिनल कोर्ट्स में ही ट्राई किया जाएगा, आर्मी कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जाएगा। उसे मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं भेजा जाएगा, वहां पे नॉर्मल सिविलियन कोर्ट में ऐसे इंसान का ट्रायल पूरा होगा। कोर्ट मार्शल को इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। यहाँ रिवोल्ट के बाद आर्मी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कोर्ट मार्शल के सिस्टम को लाया गया था। कोर्ट मार्शल इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे कभी भी किसी मिलिट्री पर्सोनल के खिलाफ अगर कोई एविडेंस मिलता है, कोई प्रूफ मिलता है तो कोर्ट मार्शल कमेंस कर दिया जाता है। ट्रायल खत्म होने के बाद कोर्ट मार्शल को वापस डिसॉल्व कर दिया जाता है। बट इंग्लैंड के अंदर कोर्ट मार्शल को 2006 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक्ट 2006। पर इंडिया के अंदर आज भी ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पे कोई भी जुडिशियल एक्सपीरियंस वाला मेंबर पैनल के अंदर नहीं बैठता। ड्यू टू द लैक ऑफ जुडिशियल एक्सपीरियंस इट ऑफन कॉजेज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड रॉन्गफुल कन्विक्शन। तो आपका क्या व्यू है कि इंडिया के अंदर कोर्ट मार्शल को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल जिससे आपको हमारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कीप स्टडीइंग।